चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है केमिस्ट्री का, टॉपिक नंबर 1। इसमें सिर्फ हम बेसिक बेसिक चीजें भी पढ़ेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो इंट्रोडक्शन ही होता है। तो सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स के स्टूडेंट भी आते हैं तो हमें जरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करना पड़ता है इस चीज को। तो जो केमिस्ट्री का टॉपिक 1 है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर हम केमिकली बात करें या केमिस्ट्री के रिलेटेड बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास मैटर। अब मैटर क्या है, इसको समझने की जरूरत है। एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज दुनिया में अर्थ के ऊपर मौजूद हर वो चीज जिसका एक खास मैस है, जिसका एक खास वेट है, वो अपना एक वेट रखती है और वो जगह घेरती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मोबाइल फोन है। ठीक है, मैं इसको यहाँ, इसका एक वेट है, इसको पता चलता है पकड़े हुए कि ये आपने एक वेट उठाया हुआ है। अगर आप इसको रख देते हैं तो इसने एक स्पेसिफिक सी स्पेस घेरी हुई है। ठीक है, तो ये मैटर है। अगर आप यहाँ पर हर चीज को देखेंगे, इन कार्डबोर्ड को देख लें, चार्ट्स को देख लें, फैंस को देख लें, प्रोजेक्टर देखें, लैपटॉप देखें, एवरीथिंग एवरीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, और हर एक चीज का वेट है। अगर आप पानी की बात करें, अगर आप लिक्विड देखें, आप लिक्विड को एक ग्लास में डालते हैं तो ग्लास भी वो थोड़ा वेट लेता है आपका। ठीक है, तो आपको पता चलता है भाई इसका भी वेट है, और आप जब किसी ग्लास को एक जगह पे रखते हैं तो वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है। ठीक है, तो हर वो चीज जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो मैटर है। ठीक है। अच्छा, अब मैटर जो है केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें, वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री फिजिकल स्टेट्स। तीन फिजिकल स्टेट्स होती हैं। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। ठीक है, सॉलिड सॉलिड चीजों में ठोस चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सॉलिड जैसे ये टेबल है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, बुक्स हैं। ठीक है, डाइस है, चेयर्स हैं, फ्लोर है, सारा कुछ ये क्या है, सॉलिड है। लिक्विड के अंदर आपके पास लिक्विडी चीजें माया आ जाती है, जैसे कि वाटर है, आपके पास जूसेस हैं। ठीक है, ये सारी लिक्विड, और ये सारी हमारे पास स्टेट्स हैं। स्टेट का मतलब होता है हालत। ठीक है, कोई चीज किस हालत में है। एक चीज लिक्विड में पड़ी हुई है, एक चीज सॉलिड में। जैसे अगर आप पानी को फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस क्यूब्स बन जाते हैं, वो सॉलिड में आ जाती है। लेकिन अगर वो आप आइस क्यूब्स बाहर निकाल के रखेंगे इस गर्मी के मौसम में तो वो मेल्ट हो जाएंगी, और मेल्ट होके वो कौन सी फॉर्म ले लेगी, लिक्विड की। उसी लिक्विड को जब आप बॉईल करेंगे तो वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म होगी, गैस। तो ये थ्री स्टेट्स आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइस के अंदर या वाटर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी इजीली। बाकी अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मिल सकती हैं। ये तो मैंने एक सिंपल जनरल एग्जांपल दी है। मैटर की समझ आ गई आप लोगों को। हर वो चीज जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है वो मैटर है। इवन आप जो है, आपकी बॉडी जो है वो मैटर है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का एक वेट है। आप जहां बैठते हैं आपने एक स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, आपने एक स्पेस घेरी होती है, आप एक जगह लेते हैं। ठीक है, आपको एक जगह रिक्वायर होती है, तो आप भी मैटर है। हर चीज जो है अर्थ के ऊपर वो मैटर है। उसके बाद हमारे पास आती है मैटर की कैटेगराइजेशन। हम मैटर को कैटेगराइज करते हैं ग्रुप्स के अंदर। अब मैटर जो है, हम कहते हैं मैटर जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो मिक्सचर होगा या वो सब्सटेंस होगा। ठीक है। अच्छा, अब मिक्सचर और सब्सटेंस के अंदर हम जाके आगे जाके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मिक्सचर जो होता है वो आगे फर्दर दो तरह का हो सकता है। होमोजीनस, होमो का मतलब होता है सेम, जीनस जनरेट से निकला है, जनरेशन से निकला है, या फॉर्म से निकला है। ठीक है, तो होमोजीनस का मतलब होता है सेम फॉर्म। ठीक है, अगर हम होमोजीनस की बात करते हैं तो होमोजीनस का जो मतलब होता है वो होता है सेम फॉर्म। और जो दूसरी बात है मिक्सचर की वो है हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये तो हमने मिक्सचर की बात कर ली है। अब अगर हम सब्सटेंस को देखें, अब अगर हम सब्सटेंस को देखें तो सब्सटेंस के अंदर हम दो चीजें देखते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड को भी हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और अलग अलग हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने इसकी कैटेगराइजेशन याद रखनी है कि जो मैटर है, मैटर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक मिक्सचर होता है और एक सब्सटेंस होता है। मिक्सचर के अंदर होमो मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।
और जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट भी आता है और कंपाउंड भी आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक माइंड मैप है, ताकि आप इजीली इसको याद रख सकें कि अच्छा इसके अंदर ये चीजें आती हैं। अगर आपको एलिमेंट का पूछा जाए तो आपको पता हो कि एलिमेंट भी एक सब्सटेंस है। अगर वो आपको कंपाउंड का पूछे तो आपको पता हो कि कंपाउंड भी एक सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको हेट्रोजीनस और होमोजीनस का पूछे तो आपको पता हो कि ये मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। कंपोजिशन कहते हैं कि एक चीज किन किन एलिमेंट से या किन किन चीजों से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बेकिंग अ केक, ठीक है, एट योर होम, और आप उसके अंदर शुगर डालते हैं, फ्लोर डालते हैं, पाउडर डालते हैं, आप उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें, एग्स डालते हैं, मिल्क डालते हैं। तो ये सारे जो है वो उसके कंपोनेंट है, ठीक है, ये सारे उसके कंपोनेंट है। आप एक एक कंपोनेंट डाल रहे हैं केक बनाने के लिए। तो अगर आप केक बनाने के बाद कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस केक, तो आप बताएंगे मैंने इसके अंदर ये कंपोनेंट डाला है, ये कंपोनेंट डाला है, एंड दिस इज इट्स कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन हम इस चीज को कहते हैं। अब सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या होती है, हमने अभी मिक्सचर का नहीं पढ़ रहे, हम हमने शुरू किया है सब्सटेंस से। सब्सटेंस के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि दो चीजें आती है, एक होता है कंपाउंड और एक होता है एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, तो सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या होती है, सब्सटेंस कैसे मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि सब्सटेंस होता क्या है। So a substance is a matter which has a specific composition and specific properties. कोई चीज खास कब होती है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स आप चेयर कह लें, फ्लोर कह लें, आप कुछ भी कह लें, विंडो कह लें, फैन कह लें, ये कॉमन नाउन्स है, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो खास होते हैं। कोई भी चीज जब खास होती है ना, उसके अंदर एक स्पेसिफिसिटी आ जाती है। अगर तो हम सब्सटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ऐसी चीज जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन है, हम उसको कहते हैं कि ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अ सब्सटेंस, कहते हैं एवरी प्योर एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। एलिमेंट जब भी अपनी प्योर फॉर्म में होगा, हम उसको कहेंगे कि ये एक सब्सटेंस है। ये बेसिकली मैं आपको बताती हूँ आपकी आसानी के लिए कि ये कुछ टर्म्स हैं जो हम आगे जाकर केमिस्ट्री के अंदर बार बार इनको रिकॉल करेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे। हम बार बार देखेंगे कि ये दिस इज अ सब्सटेंस, दिस इज अ, जब एग्जाम्पल आ जाती है ना, मैंने एक एक पॉइंट पे यहाँ पर पीपीटी के ऊपर एग्जाम्पल दिया है, और जब एग्जाम्पल से इनकाउंटर होगा आपका, तब आप देखेंगे कि आपको किस तरह से टॉपिक की समझ आती है। जब तक एग्जाम्पल्स नहीं होती ना आपकी लाइफ में, आप डेली लाइफ से जब तक एग्जाम्पल्स नहीं लेते उस टॉपिक के रिलेटेड, आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप सब्सटेंस की एग्जाम्पल देखें तो आयरन इज एन एलिमेंट, ठीक है। आप आयरन को ये तो नहीं कहते कि आयरन ये है, आयरन वो है, आयरन का दूसरा नाम तो नहीं है कोई, जैसे आप अपने घर में दूसरी चीजों को नाम से बुलाते हैं, लेकिन आयरन जो है वो आयरन ही है। आयरन लोहे को कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो आयरन है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये लोहा है, वो तो उसी का मतलब हो जाएगा कि आयरन है या लोहा, एक ही बात है। लेकिन आयरन बेसिकली क्या है, आयरन की कंपोजिशन क्या है, आयरन कैसे मिलकर बना है। तो आयरन इज अ सब्सटेंस, हम कहते हैं कि आयरन जो है ये एक सब्सटेंस है। अच्छा, सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर ही एलिमेंट और कंपाउंड आता है, तो इसको और मॉडिफाई करने के लिए हम कहते हैं कि आयरन इज एन एलिमेंट एंड हेंस इज ऑल्सो अ सब्सटेंस। एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि ये सब्सटेंस भी है। मिथेन इज अ कंपाउंड, मिथेन जो है वो एक गैस है, हम मिथेन को एलिमेंट नहीं कह सकते, ठीक है। हर चीज जो है वो अपनी जगह पर और अपने नाम के साथ अच्छी लगती है, ठीक है। आयरन को हम कंपाउंड नहीं कह सकते और मिथेन को हम एलिमेंट नहीं कह सकते, ठीक है। तो आयरन जो है वो एलिमेंट है और मिथेन कंपाउंड है, लेकिन आयरन और मिथेन दोनों सब्सटेंसेस है, ठीक है, बात समझ आइए। हम बात सब्सटेंस की कर रहे हैं, लेकिन आयरन जो है वो एलिमेंट है और मिथेन जो है वो कंपाउंड है। एलिमेंट और कंपाउंड को हमने अलग अलग कर दिया है, लेकिन ओवरऑल बात किसकी कर रहे हैं हम, सब्सटेंस की। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ नॉन सब्सटेंसेस, ऐसी चीजें जो सब्सटेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मिक्सचर, आप पानी के अंदर NaCl, NaCl कहते हैं हम सॉल्ट को, टेबल सॉल्ट को जो हम घरों में यूज करते हैं ना सॉल्ट, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। जो Na होता है, मैं आपको बता भी देती हूँ, नजर आ रहा है आप लोगों को, आई गेस नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, ठीक, अब आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे NaCl, Na जो होता है ये होता है सोडियम, ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडियम। और जो Cl होता है ये होता है क्लोरीन,
तो हम इसको कहते हैं दिस इज सोडियम क्लोराइड। जब हम इसको ओवरऑल पढ़ते हैं तो हम इसको सोडियम क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये है फॉर्मूला ए। अब जो सोडियम है ये भी एक एलिमेंट है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, अभी हम पीरियोडिक टेबल पर नहीं जा रहे, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिर्फ हमने अभी बेसिक बेसिक चीजों को देखना है। जो सोडियम है, सोडियम इज इटसेल्फ एन एलिमेंट। जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज इटसेल्फ एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बना देते हैं NaCl, मिक्सचर है। जब आप NaCl यानी सोल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये कंपाउंड है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये एलिमेंट है, हम कहेंगे ये मिक्सचर है। ठीक है, तो ये नॉन सब्सटेंस होगा, ये सब्सटेंस नहीं है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज नॉन सब्सटेंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सब्सटेंस। उसके बाद वो कहते हैं कि सॉल्ट वाटर इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इट्स कंपोजिशन एंड देयरफॉर इट्स प्रॉपर्टीज आर नॉट फिक्स्ड। इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता हमने पानी की जितनी क्वांटिटी ली है उतनी ही हमने सॉल्ट की क्वांटिटी ली है। ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। जबकि हमने सब्सटेंस में क्या पढ़ा था कि सब्सटेंस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, स्पेसिफिसिटी आ जाएगी और इसकी कंपोजिशन भी स्पेसिफिक होगी। ठीक है, तो सब्सटेंस हम इसको कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एनी क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर? आपको कोई क्वेश्चन, मतलब जो अभी आपने कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ी है? देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है जी, मूव करें। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अच्छा, फिजिकल से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारी आंखें फॉर एग्जांपल बंद है और हमें हमारे हाथ में मोबाइल फोन पकड़ाया जाता है। ठीक है, और हम आंखें बंद करके उसको गेस कर रहे हैं कि ये मोबाइल फोन है। हमने किस तरह से गेस किया? हमने उसको फिजिकली लिया, उसको फिजिकली एग्जामिन किया और हमने बताया कि दिस इज अ मोबाइल फोन। अगर आपको आंखें बंद में कोई एक पेन पकड़ा देता है या आपको कोई भी चीज, कोई कप पकड़ा देता है, कोई ग्लास पकड़ा देता है, आप उसको फिजिकली एग्जामिन करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर। आपको कोई पेन पकड़ाएगा, आप फील करेंगे कि इसकी एक बॉडी है, इसकी एक टिप है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हमने फिजिकल एग्जामिनेशन की है इसकी और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप ये बताएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, दूसरी चीज होती है केमिकल प्रॉपर्टी। इस चीज के अंदर ये चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी है, केमिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। अगर तो स्टील यूज हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर पेन्स जो होते हैं वो स्टील के होते हैं, निब जो होती है वो वो स्टील की निब होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि फिजिकल स्टेट क्या है। कोई भी चीज, हर चीज अपनी फिजिकल स्टेट में होती है। ठीक है, हम उसको टच करके या फिजिकली एग्जामिन करके हम बता सकते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैं एक चेयर रखती हूँ और मैं आपको कहती हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं, तो आप बताएंगे इसकी एक आर्म है, इसके 4 लेग्स हैं और इसका कलर जो है वो ब्राउन है। आपको किस तरह से पता चलाएंगे? आपने इसको फिजिकली एग्जामिन किया। ठीक है, तो ये जो इसका कलर है, इसकी लेग्स है, इसकी आर्म है, ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ मुझे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएं, आप कहेंगे कि मैम ये वुड से बनी हुई है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, अब आपको समझ आ गई होगी बात। अब वो कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी कहते हैं उस चीज का पानी के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉलिबल होना और डिसॉल्व हो जाना, इसको सॉलिबिलिटी कहते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस इज हीटेड, जब आप बर्फ को हीट करते हैं, इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। ये मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया है। Water is further heated, it boils to give steam. In this entire process, only the physical states of water changes, whereas its chemical composition remains the same. फिजिकली उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। पहले वो बर्फ थी, सॉलिड थी, हम उसको टच करके बता सकते थे कि दिस इज सॉलिड। ठीक है, फिर आपने उसको हीट किया, वो लिक्विड बन गई, फिर आप बता सकते हैं कि ये लिक्विड है। फिर आपने उसको हीट किया, इतना हीट किया कि वो बॉइल होने लगी और बॉइल होने के बाद उसके अंदर से स्टीम निकली, तो आप बता सकते हैं स्टीम देखिए कि ये अब वेपर्स फॉर्म में चेंज हो गई है। उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं।
ये तो नहीं हुआ कि पानी जो है वो H2O से कुछ और बन गया हो। उसका फॉर्मूला तो सेम रहेगा, H2O ही रहेगा, चाहे वो आइस की फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में है, चाहे वो वेपर्स की फॉर्म में है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस की कंपोजिशन पर डिपेंड करेगी, वो सब्सटेंस किस तरह से बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। When a substance undergoes a chemical change, its composition changes and a new substances are formed. जब भी एक सब्सटेंस हम चेंज करते हैं, जब भी एक सब्सटेंस चेंज होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल H2O है, जब हम H2O के अंदर यानी वाटर के अंदर कोई भी चीज शामिल करेंगे, आगे फॉर्मूलाज आएंगे और वो मैं आपको याद करने के लिए दूंगी। आप में से काफी बच्चों को वो आते भी होंगे। ठीक है, एक टेबल मैंने बनाया हुआ है कंपाउंड्स का और कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज का। अच्छा जी। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑल मटेरियल्स आर आइदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर। अच्छा, अब आपने ये बात ना जरा गौर से देखनी है मेरी। आपके पास मैंने आपको बताया कि आपने जो था आइस को, पहले आइस थी, आपने आइस को किया हीट, ये लिक्विड फॉर्म में आ गई। ठीक है, आपने इस लिक्विड को मजीद हीट किया तो ये स्टीम बन गई। अच्छा जी, ये चेंजेस थे इसकी फिजिकल स्टेट। ठीक है, ये हमने इसको फिजिकली एग्जामिन किया। अच्छा जी, अब आपके पास है H2O। ठीक है, वाटर। आपने कहा कि आप इसको डीकम्पोज करना चाहते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, डी आप जहां पे भी यूज करेंगे ना वर्ड, डी कंपोज बेसिकली ये लफ्ज है। डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, रिमूव करना, ये रिमूवल। और कंपोज जो है इसका मतलब होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन कह लें या आप इसको फॉर्म कह लें। ठीक है, तो डी का मतलब होता है रिमूवल और कंपोज का मतलब होता है कंपोजिशन। तो रिमूवल ऑफ कंपोजिशन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ठीक है। अच्छा जी, नाउ यू वांट टू डीकम्पोज द वाटर H2O। डीकम्पोजिशन। अच्छा, जब ये डीकम्पोजिशन होगा ना, डीकम्पोज का मैंने भी आपको बताया कि उसकी कंपोजिशन रिमूव हो जाएगी। H2O नहीं रहेगा। आप यहाँ दो मॉलिक्यूल्स ले लें H2O के, ये आपके पास बन जाएगा हाइड्रोजन और यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन। आपने डीकम्पोज कर दिया है। अब आप देखें, पहले ये वाटर था लेकिन अब ये हाइड्रोजन बन गया है और ये ऑक्सीजन बन गया है। इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई है। अब ये वाटर नहीं रहा, आप ऑक्सीजन को वाटर नहीं कह सकते या आप हाइड्रोजन को वाटर नहीं कह सकते। जब ये दोनों साथ थे तब ये वाटर थे। इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई है, जबकि ऊपर वाली एग्जाम्पल में इसकी फिजिकल कंपोजिशन चेंज हुई है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आया है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये बात समझ आ गई आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अच्छा जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमेंट। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, हमने सबसे पहले मैटर को देखा, मैटर के बाद अभी हम मिक्सचर पर नहीं आए। ठीक है, हमने जो एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ था, एक माइंड मैप सा बनाया हुआ था, अभी हम मिक्सचर के ऊपर नहीं आए। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं सब्सटेंस को। सब्सटेंस के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, तो ये दो चीजें अब हम आगे जा रहे हैं और इसको डिस्कस करेंगे, पहले एलिमेंट को, देन कंपाउंड को, फिर छोटा सा टॉपिक आएगा एक मिक्सचर का, और फिर हम एक केमिकल फॉर्मूला राइट करने का तरीका देखेंगे। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो है इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस। ठीक है, अभी हमने सब्सटेंस को डिटेल डिस्कस कर लिया। इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। अच्छा, अब एटम्स का आगे जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, आगे हमने और दूसरे लेक्चर्स के अंदर और टॉपिक्स को कवर करना है एटम से रिलेटेड, तो आपको एटम बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तक आप सिर्फ ये सोचे कि जो एटम होता है ना, अगर मैं एक डॉट, सिर्फ एक डॉट ड्रॉ करती हूँ ना, तो उसके अंदर थाउजेंड ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, और एटम का स्ट्रक्चर आगे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई है, मैं आपको बताती हूँ। तो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, अगर एक हाइड्रोजन है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक एलिमेंट है, आप आयरन ले लें या आप कोई भी एलिमेंट ले लें, तो वो सिर्फ उसी के टाइप के एटम से, एक तरह के एटम से मिलकर बना होगा। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग चीजें नहीं होंगी।
having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। वो डिकम्पोज नहीं हो सकता आम तरीकों से। ठीक है, एलिमेंट की ये प्रॉपर्टीज हैं कि एक जो एलिमेंट होता है वो एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको हम कहते हैं, वो सेम होता है, और वो डिकम्पोज नहीं हो सकता किसी भी आम से मेथड से। ठीक है, उसको डिकम्पोज करने के लिए एक आपको प्रॉपर जो है वो मेथड चाहिए होता है। अच्छा, इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप्स ऑफ एटम। इसका मतलब तो है कि वो एक यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर एक ही तरह के एटम्स हैं तो दैट हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। हमने जब सब्सटेंस की बात की थी तब भी हमने ये कहा था कि जो सब्सटेंस होता है उसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है और उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो क्योंकि एलिमेंट भी एक सब्सटेंस है तो उसकी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी और उसकी भी स्पेसिफिक कंपोजिशन होगी। ठीक है, दैट्स इट। एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, और वो गैस भी हो सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। ठीक है, ज्यादातर जो होते हैं एलिमेंट वो सॉलिड होते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम इज एन एलिमेंट, कॉपर, जिंक, गोल्ड, एटसेट्रा। ये सारे जो है ये एलिमेंट्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स की जो सॉलिड में होती हैं। ठीक है, सोडियम जो है वो सॉलिड में होता है। अच्छा, मैं सोडियम की आपको एक बात बताती हूँ, एक प्रॉपर्टी, कि सोडियम जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव का मतलब ये है कि आप इतना सा टुकड़ा लेंगे ना सोडियम का, आप किसी भी दुकान पर जाएं और आप जाकर कहें जहां से इस तरह के चीजें मिलती हैं, आपको इस तरह से चीजें मिल जाएंगी, सोडियम मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, काफी ज्यादा शॉप्स होती हैं। आप वहां से जाकर सोडियम का एक टुकड़ा इतना सा लेंगे ना और आप उसको पानी में डालेंगे, उसका वाटर के साथ इतना ज्यादा रिएक्शन आएगा कि वो एकदम से ना पानी के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि उसका कितना ज्यादा रिएक्शन आया। एकदम पानी के अंदर से ना बुलबुले उठना शुरू हो जाएंगे, जैसे पटाखा बजता है ना, वैसे वो पानी के अंदर ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है सोडियम। तो सोडियम, कॉपर, जिंक, ये सारे जो है ये सॉलिड एलिमेंट्स हैं। अगर आप बात करते हैं लिक्विड एलिमेंट्स की, तो थर्मामीटर के अंदर ना मरकरी यूज होता है। मरकरी का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसीलिए हम उसको थर्मामीटर में यूज करते हैं। इसीलिए हम उसको थर्मामीटर में यूज करते हैं कि थर्मामीटर में यूज करके क्या होता है कि अगर आपको टेम्परेचर होता है ना तो वो फौरन मरकरी का लेवल जो है वो ऊपर जाता है और आपको पता चल जाता है आपको टेम्परेचर है। ठीक है, अब आप कोई दूसरा लिक्विड देखें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना जल्दी नहीं रीच करता। आप वाटर को देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है उसका, जिसपे पानी बॉइल होना शुरू हो जाता है। तो आप पानी को तो थर्मामीटर में यूज नहीं कर सकते, टेम्परेचर तो इतना ज्यादा नहीं होता। तो आपको टेम्परेचर यानी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ताकि वो थर्मामीटर के अंदर बॉईल होना शुरू हो पानी और फिर आपको पता चले अच्छा आपको टेम्परेचर है। तो हम इसीलिए मरकरी को यूज करते हैं। ठीक है, मरकरी जो है वो काफी सूटेबल है, इसलिए थर्मामीटर्स के अंदर जो है वो मरकरी यूज होता है। और मरकरी जो है एक एलिमेंट है और ये लिक्विड एलिमेंट है। ठीक है, मरकरी। और दूसरा होता है ब्रोमीन। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिक्विड है। ठीक है, एक मरकरी और एक ब्रोमीन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ जो है वो गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। ये सारी जो है ये गैसेस हैं। अगर आपको आपके सामने कोई आके कहे ऑक्सीजन के बारे में या आपको कोई कहे नाइट्रोजन के बारे में तो आपको पता होगा कि ये गैसेस हैं। ठीक है, ना ये लिक्विड है और ना ही ये सॉलिड है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास हो गया एलिमेंट। कि एलिमेंट हमारे पास एक सब्सटेंस है, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट कैन बी सॉलिड, एलिमेंट कैन बी लिक्विड एंड एलिमेंट कैन बी गैस। अच्छा, अब जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स नेचर में फ्रीली मिलते हैं हमें। ठीक है, अगर फ्रीली इन नेचर और इन कंबाइंड फॉर्म, वो कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे NaCl है। ठीक है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्लोरीन इज अ गैस। ठीक है, क्लोरीन और सोडियम जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट, NaCl बनाते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि ये अलग अलग भी मिल सकते हैं, यानी सोडियम अलग है, क्लोराइड अलग है, यानी क्लोरीन अलग है, और ये हमें कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जैसे NaCl है। All the naturally occurring elements found in the world have different percentages in the earth crust, oceans and atmosphere। अच्छा, इसका क्या मतलब है? हम अगर देखें ना हमारे इर्द गिर्द, हमारे एटमोस्फेयर में, हमारे अर्थ में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। हम जिस एयर में सांस ले रहे हैं ना, इस एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। आपने सुना होगा हम सब कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जो है वो हमारी एयर में मौजूद है। एयर में मौजूद है तो हर टाइम ऑक्सीजन अवेलेबल होती है ना हमें। लेकिन
हम बियॉन्ड ऑक्सीजन अगर बात करें तो ऑक्सीजन के अलावा हमारी एयर के अंदर और भी बहुत ज्यादा गैसेज हैं, ठीक है, लेकिन उसकी परसेंटेज इतनी कम है कि हम उसको काउंट नहीं करते। लेकिन जो एक गैस है जिसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है एयर के अंदर, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है एयर में। अब उनकी परसेंटेजेस एक मैंने टेबल यहाँ पे बनाया है, आपने इसकी परसेंटेजेस को अच्छी तरह याद करना है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इनकी जो परसेंटेजेस हैं। अच्छा, अगर आप अर्थ क्रस्ट की बात करें, जमीन के अंदर अगर जमीन खोद के आप नीचे जाएं तो नीचे भी आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन होती है 47%। सिलिकॉन जो है एक एलिमेंट है, वो होता है 28%। एल्यूमिनियम जो है वो होती है 7.8%। अगर आप ओशंस की बात करें, समंदरों की बात करें, तो समंदर के अंदर इक्वेटिक लाइफ है, फिशीज है, उसके अंदर आपको प्लांट्स मिलेंगे। तो वो कैसे सरवाइव करते हैं? ऑब्वियसली पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, तभी तो वो सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि हर लिविंग को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हर लिविंग थिंग को अर्थ के ऊपर या ओशंस के अंदर या रिवर्स के अंदर सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर लिविंग। तो ऑक्सीजन जो है वो ओशंस के अंदर 86% है, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। एटमोस्फेयर के अंदर, वो एटमोस्फेयर जहां पर हम रह रहे हैं, जिस एटमोस्फेयर में हम सांस लेते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन जो है वो है 21%। और आर्गन जो है, आर्गन इज एन एलिमेंट, और वो है 0.9%। On the basis of their properties, elements are divided into metal and non-metal and metalloids. पहले हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड हो सकते हैं, वो लिक्विड हो सकते हैं, वो गैस हो सकते हैं। अब हमने पढ़ा है कि अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे बात करें, ये तो हमने पहले देख लिया ना कि फिजिकली हम किस किस स्टेट में देख सकते हैं एलिमेंट को। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये मेटल्स भी होते हैं, ये नॉन मेटल्स भी होते हैं, और ये मेटलॉइड्स भी होते हैं। मेटलॉइड्स किनको कहते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में आती है, यानी ना वो मेटल्स होते हैं ना वो नॉन मेटल्स होते हैं, वो कोई दरमियानी चीज होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। अच्छा, अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर द मेटल्स। सबसे ज्यादा मेटल्स पाए जाते हैं। हम पीरियोडिक टेबल को इंशाल्लाह ताला अगली क्लासेस में जाकर, आई विल सजेस्ट यू कि आप सबको पीरियोडिक टेबल आता हो, ताकि आपकी केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रोंग हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैं आपको एक दिन पीरियोडिक टेबल दूंगी सारों को, और आपने उसको ना अपने रूम में जाके लगा लेना है। तो उसके अंदर जो ज्यादातर एलिमेंट्स है ना वो मेटल है। आप एल्यूमिनियम की बात कर लें, आप गोल्ड की बात कर लें, आप जिंक की बात कर लें, आप आयरन की बात कर लें, दे ऑल आर मेटल्स। ठीक है, तो 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स ही हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं सिंबल की। अच्छा, अब सिंबल की बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम बार बार, आ रहे हैं नजर? अच्छा, हम बार बार ना एलिमेंट्स के नाम नहीं लिख सकते। अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम। ठीक है, सोडियम की बात कर रहे हैं तो आप बार बार नहीं लिख सकते सोडियम इज दिस, सोडियम इज दिस। सोडियम की प्रॉपर्टीज पे बात करें, आप सिर्फ सिंपली लिख देंगे Na। ठीक है, तो Na जो है वो सिंबल है सोडियम का। अगर आप देखें और आप अगर आप गौर करें, तो जो सोडियम है उसकी स्पेलिंग क्या है? Sodium। लेकिन इसका सिंबल क्या है? Na। कहीं से भी ना N है इसके स्पेलिंग में और ना ही A है इसके स्पेलिंग में। तो हम Na जो है वो सिंबल यूज कर रहे हैं सोडियम के लिए। तो वी हैव टू अब रिमेंबर दीस सिंबल्स। यार मैंने कितने पैसे देने हैं मुझे बता दो। 200 तो तुम्हारा देना है। जितने आपका दिल करता दे दे। मेरा हो गया तुम्हारा। अच्छा जी, सो बैक टू द टॉपिक। हम बता रहे थे कि सोडियम जो है, सोडियम के स्पेलिंग के अंदर कहीं पे भी एन और ए नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन हम उसके लिए एक सिंबल यूज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक सिंबल, जो साइंटिस्ट ने जब जब वो एलिमेंट डिस्कवर किया। ठीक है, जब साइंटिस्ट ने बताया कि अच्छा ये एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट ये है, जब जब उन्होंने वो डिस्कवर की, तो उन्होंने साथ में उसका सिंबल बता दिया कि इसका हमने सिंबल ये रखा है। सिंबल या तो ज्यादातर साइंटिस्ट के अपने नेम पर होते हैं, या वो किसी भी तरह बता देते हैं कि अच्छा इसका सिंबल ये है। ज्यादातर जो चीजें होती हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर आता है आपके पास, क्लोरीन के अंदर आपके पास आता है सी
CHLORINE, तो आपको पता चल जाता है कि Cl है तो क्लोरीन है, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो साइंटिस्ट ने अपने नेम पर सिंबल रखे होते हैं। जैसे एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, हम उनको आसानी के लिए, ताकि हमें याद रहे, हम इनको सिंबल्स में लिखते हैं। इफ इट इज वन लेटर इट विल बी कैपिटल। अगर तो ये एक लेटर का सिंबल होगा ना, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, एक लेटर का सिंबल है, यानी हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, एक सिंबल है, तो हम इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तो दो सिंबल्स आ जाएंगे तो पहले वाला हम कैपिटल में लिखेंगे और दूसरे वाला स्मॉल में लिखेंगे। जैसे इन केस ऑफ टू लेटर सिंबल ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम में Ca होता है, ठीक है, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, उसमें हम C को कैपिटल लिखते हैं और A को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसी तरह सोडियम है, इसी तरह क्लोरीन है। अच्छा, अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वैलेंसी क्या होती है। जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार्बन की बात करेंगे ना, कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो हर एक के साथ सेट हो जाता है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इट कैन अकोमोडेट ओनली 4 एलिमेंट्स विद इट, ठीक है। यानी कि कार्बन जो है वो अपने साथ सिर्फ 4 एलिमेंट्स को जोड़ सकता है, ये इसकी वैलेंसी है, ठीक है। 4 जो है वो वैलेंसी है कार्बन की। क्या मतलब है इसका? कि कार्बन अपने साथ सिर्फ 4 एलिमेंट्स को जोड़ सकता है। अब कुछ की वैलेंसी होती है 1, जैसे सोडियम है, ठीक है, उसकी वैलेंसी 1 है। अच्छा, यानी उसके साथ सिर्फ एक एलिमेंट जुड़ सकता है आके। अच्छा, कार्बन के साथ अगर हम 4 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये आपके पास फॉर्मूला है CH4, मिथेन गैस है, ठीक है। ये मिथेन है, मिथेन गैस CH4, जिसमें एक कार्बन है और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कार्बन की वैलेंसी है कि कार्बन एट अ टाइम 4 एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है। The unique property of an element is valency. It is the combining capacity of an element with other elements. अब पता चल गया आपको कि मैं क्या बात बता रही थी? एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि कार्बन एट अ टाइम कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये एक एटम है, एटम के शेल्स होते हैं, ठीक है, एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेल होता है। इस आउटर मोस्ट शेल की बेस पर हम बताते हैं कि इस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। अंदर वाले शेल्स में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स, यानी अंदर वाले सारे शेल्स के अंदर तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कहते हैं कि सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हम ये नहीं कहते कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैसे उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि उसके अंदर 11 है, हम कहते हैं कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों? ऑन द बेस ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि ये आपके पास कुछ इन्होंने वैलेंसीज लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, ये एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। ये H2O है, वाटर। इन्होंने फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, लेकिन ये H2O है क्योंकि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है सेंटर में। ये आपके पास है NH3। NH3 होता है अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया गैस है, NH3 अमोनिया। और ये आपके पास ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है मीथेन गैस का, CH4, ठीक है, दो हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन और ये एक कार्बन। सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, यानी एक सिर्फ एक Cl इसके साथ अटैच हुआ है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सिर्फ एक है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्ट हुए हैं, यानी इसकी वैलेंसी क्या हुई? 2। यहाँ नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 3। यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एलिमेंट ने अपने साथ जितने एलिमेंट्स को जोड़ा होगा वो उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लें।
कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, अब हमने एलिमेंट का जो पोर्शन था वो कर लिया है पूरा। अब हम आ गए हैं कंपाउंड पे, कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड जो है वो भी एक सब्सटेंस है। हमने एलिमेंट को भी क्या कहा था कि ये एक सब्सटेंस है, क्योंकि हम उसकी कैटेगरी को पढ़ रहे हैं। हम सब्सटेंस की कैटेगरी को पढ़ रहे हैं। सब्सटेंस के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अच्छा जी, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स को पढ़ा, एलिमेंट्स किस चीज से मिलकर बने हैं? एटम से। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट आते हैं। एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये कंपाउंड बनाने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशो के अंदर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, यानी एक फिक्स्ड रेशो होती है वो रेशो, और वो साइज और वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी एलिमेंट्स की। ठीक है, तब कंपाउंड बनेगा जाके। यानी अगर मैं आप अपनी बात को आसान करूं थोड़ा, आपके पास फॉर्मूला है H2O। आपने वाटर बनाना है तो आपको दो ही हाइड्रोजन चाहिए होंगे और एक ही ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर तीन ऑक्सीजन ले लेंगे और दो हाइड्रोजन ले लेंगे तो कभी भी आपके पास वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, आपके पास वाटर कब बनेगा? जब हाइड्रोजन दो होंगे और ऑक्सीजन एक होगा। यानी एक फिक्स्ड रेशो है जो फिक्स हो चुकी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस combination एलिमेंट्स लॉस देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। जब आप दो चीजों को मिलाते हैं ना तो वो चीज वो नहीं रहती। आप नमक को पानी के अंदर मिलाएंगे, चाहे ये मिक्सचर की एग्जांपल है, लेकिन अगर आप नमक को पानी में मिलाएंगे तो वो नमक नमक नहीं रहेगा। ठीक है, वो उसकी अपनी फॉर्म नहीं होगी, वो तो पानी के अंदर हल हो गया, पानी के अंदर मिक्स हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जब हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को, यानी दो एलिमेंट्स को जब हम मिला देते हैं ना, तब वो एलिमेंट अपनी असल फॉर्म में नहीं रहता, उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, और वो एक इंटायरली न्यू सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 12:32। जो कार्बन होता है ना, सॉरी ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का नंबर जो होता है वो होता है 16। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, कार्बन यानी कि कार्बन, डाई का मतलब होता है टू, ऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन विद टू ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनके नाम के अंदर ही इनकी कंपोजिशन छुपी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली क्या है। तो कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। डाई का मतलब होता है टू, जब भी आप ट्राई सुनेंगे तो उसका मतलब होता है थ्री, टेट्रा सुनेंगे तो फोर, आगे से आप पेंटा सुनेंगे तो फाइव होता है, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। अच्छा, जो ऑक्सीजन होता है ना उसका होता है नंबर 16। तो आपके पास दो ऑक्सीजन है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय टू क्या होता है? 32। कार्बन का जो नंबर होता है वो होता है 12। तो हम हमेशा 12:32 यूज करेंगे अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो। एक फिक्स्ड कंपोजिशन है, एक फिक्स्ड रेशियो है जो हमने यहाँ पर बता दिया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, तो यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से कट करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसको फर्दर आप कटिंग करेंगे तो आपके पास 3 और 8 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सिमिलरली वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशो 1:8। ठीक है, बाय मैस। अच्छा जी, अब यहाँ पे उन्होंने बता दी कि हमने एक फिक्स्ड रेशो के अंदर लेना है और ये हमारे पास कंपाउंड होता है। उसके बाद कंपाउंड के अंदर कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, तो ये मैंने एक साइड पर एक टेबल बनाया है, इसके अंदर एक साइड पर कंपाउंड के नेम्स लिखे हुए हैं और दूसरी साइड पर उनके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ये आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं, ये कोई इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं छुपा हुआ, ये जैसे फॉर्मूलाज हैं ये एज इट इज हैं, आपको इनको एज इट इज याद करना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम होता है कॉमन सॉल्ट, जो आप घरों में यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, वो उसका फॉर्मूला होता है NaCl।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिकली सैंड है, जो रेत होती है ना, उसको हम कहते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। इसका फॉर्मूला होता है SiO2। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको हम कोस्टिक सोडा भी बोलते हैं। आपने इनके नाम भी याद रखने हैं कि कौन सा कोस्टिक सोडा है और कौन सा वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, ये आपके पास होता है वॉशिंग सोडा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका नाम क्विक लाइम भी है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये मार्बल होता है, लाइमस्टोन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है शुगर, चीनी जो हम घरों में यूज करते हैं, सुक्रोज, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इनमें से कोई भी नाम आपको आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि दीज ऑल आर कंपाउंड्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स तो मिलकर बनते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके फॉर्मूलाज क्या है, इनके नाम क्या है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर, तो आपको लिखना पड़ेगा शुगर का फॉर्मूला। आपको आ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोस्टिक सोडा और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो आप बताएंगे कि क्या फॉर्मूला है इसका। अच्छा, ये टेबल आपने एज इट इज याद करना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब भी आप दो चीजों को एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर नहीं बल्कि अनफिक्स्ड रेशियो के अंदर मिलाते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, कोई fixed ratio यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हम, वो सिर्फ compounds के लिए थी। They form a mixture. अब मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है, we have already talked about it. Mixtures that have uniform composition throughout are called homogeneous mixture। जैसे कि एक तरह की कंपोजिशन है एयर, एयर के अंदर सिर्फ गैसेज हैं। ठीक है, एयर के अंदर सिर्फ गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, दूसरी गैसेज हैं, वेपर्स हैं, लेकिन सिर्फ गैस फॉर्म में है। ठीक है, एक तरह की है तो वो मिक्सचर होगा। आप सोल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाए और आप कहें कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, तो वो होमोजीनियस नहीं होगा, वो हेट्रोजीनियस होगा। क्यों? सोल्ट भी अलग कंपोजिशन का है, वाटर वो अलग कंपोजिशन का है, लिक्विड नहीं है दोनों, सोल्ट लिक्विड नहीं है। सोल्ट जो है वो सॉलिड है, आप सॉलिड लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर आप लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्लास में बॉटल डालते हैं, ठीक है, और बोतल के अंदर, बल्कि सबसे अच्छी एग्जाम्पल दूध की ले लें। जब दूध वाला दूध देने आता है तो उससे पहले वो मिक्स करके आता है। ठीक है, दूध के अंदर अच्छा खासा पानी डाल के आता है, आपको मिलावट शुदा दूध मिलता है, आपको खालिस दूध नहीं मिलता। तो आपको जो दूध होता है वो मिक्स करके मिलता है, वो दूध के अंदर पानी डालता है। तो आप कहेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, क्योंकि पानी भी लिक्विड है और दूध भी लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड मिलेंगे तो ये होमोजीनियस है। एयर एयर मिलेगी या लिक्विड लिक्विड मिलेगा या सॉलिड सॉलिड मिलेगा तो ये मिक्सचर होमोजीनियस होगा। लेकिन अगर आप पानी के अंदर नमक डाल दें, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अच्छा जी, होमोजीनियस की एग्जांपल्स आप देख लें, एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आर दोस इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सॉइल है, मट्टी, मट्टी एक जैसी नहीं होती, मट्टी के अंदर आपको कहीं कहीं पत्थर भी नजर आते हैं, मट्टी के अंदर आपको अलग अलग चीजें नजर आती हैं, रॉक, चट्टाने, वुड, लकड़ी। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स, मैंने पहले बताया आपको। सॉइल, सॉइल के अंदर सैंड भी होती है, क्ले भी होती है, सॉल्ट्स भी होते हैं, पानी भी होता है, तो ये भी आपके पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स, तो ये सारी चीजें आती हैं मिल्क के अंदर। ब्रास, ब्रास जो है ये एक सॉलिड मिक्सचर है ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल। ठीक है, कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो वो एक ब्रास, एक न्यू मेटल बन जाता है। अच्छा जी, तो ये आपके पास आ गए सारे मिक्सचर्स। एटम्स, अब एटम्स क्या होते हैं? अब हम एटम को थोड़ा ऊपर ऊपर से जरा पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अगर मैटर किसी चीज से बन रहा है ना, तो उसके अंदर थाउजेंड्स या मिलियंस या बिलियंस ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, इवन ह्यूमन बॉडी जो है वो एटम से मिलकर बनी है। अगर हम इसको केमिकली देखें तो ये आपके पास कहते हैं कि एटम से मिलकर बनी है। अच्छा, मैंने भी आपको बताया कि मैं एक डॉट भी लगाऊंगी ना अभी व्हाइट बोर्ड पे, या इधर एक डॉट भी लगाऊंगी, तो उसके अंदर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे।
तो एटम जो है वो बहुत टाइनी सा पार्टिकल है। एक टाइम पे लोग कहते थे कि एटम को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एटम इतना छोटा है कि एटम को ना हम किसी आई से देख सकते हैं, ठीक है, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप में नहीं हम उसको देख सकते हैं एटम को, इतना छोटा एटम है। तो उन्होंने कहा कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, वो डिवाइड ही नहीं हो सकता। फिर टाइम टू टाइम डिस्कवरीज हुई, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आए, और फिर हमें पता चला कि नहीं, एटम कैन बी डिवाइडेड, ठीक है, एटम को हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं। तो एटम जो है, वर्ड एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमस, ठीक है, ग्रीक वर्ड है एक एटोमस, वहां से हमने एटम को निकाला। एटोमस का मतलब होता है इनडिविजिबल, जो डिवाइड नहीं हो सकता। ईच इंडिविजुअल एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। आपने 3 पार्टिकल्स याद रखने हैं, आगे बहुत दफा आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो ये 3 एलिमेंट्स जो हैं, ये 3 सब पार्टिकल्स जो हैं, ये मिलकर एटम को बनाते हैं। These are called subatomic particles. At the center of an atom is a nucleus. Nucleus consists of protons and neutrons. Protons carry a positive electrical charge, while neutrons carry no charge. They are neutral particles. And protons and neutrons are collectively called nucleons. Surrounding the nucleus is a cloud of negatively charged electrons. अच्छा, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, आप इस इमेज में देखें, ये देखें, ये जो सेंटर है ना, ये पूरा सेंटर हम इसको कहते हैं ओवरऑल न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपके पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं। एक है आपके पास प्रोटॉन्स और एक है आपके पास न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन्स एंड P फॉर पॉजिटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। प्रोटॉन्स जो है वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, अगर आप देखें खाली एक बॉल सी बनी हुई है, एक गोल दायरा, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दे आर न्यूट्रल, ये ना पॉजिटिव फोर्स लगाते हैं, ये ना नेगेटिव फोर्स लगाते हैं। अच्छा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों किसके अंदर पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस इनका घर है, और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, हम इनको कहते हैं कि ये न्यूक्लियॉन्स हैं, क्योंकि इनका घर न्यूक्लियस है। तो हम इन दोनों को कहते हैं कि इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अच्छा, अब एक एडिशनल चीज चीज जो है यहाँ पर, वो ये है कि इसके इर्द गिर्द ना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली 3 सब पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे हैं सराउंडिंग में, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन, जिनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अच्छा जी, उसके बाद मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, मोलिक्यूल आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्ड टुगेदर। हमने जब कंपाउंड का पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम कंपाउंड्स को फिक्स्ड रेशो के अंदर मिलाते हैं। मिक्सचर का पढ़ा तो हमने कहा कि फिक्स्ड रेशो नहीं होती। मोलिक्यूल जो होता है, मोलिक्यूल एक या एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन वो केमिकली मिले होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे H2O है, वाटर, H2O का एक मोलिक्यूल है। अब आप अगर पानी को देखें, आप थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेते हैं, तो आप कहेंगे कि ये पूरा H2O है, लेकिन वो H2O, उसके अंदर से आप एक ड्रॉप लेंगे ना, इवन उस ड्रॉप के अंदर, पानी के एक ड्रॉप के अंदर मिलियंस, या मिलियंस भी नहीं, थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, ठीक है, थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलकर एक ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है। तो एक जो मॉलिक्यूल होता है, केमिकली हम उसको जब मिलाएंगे ना, केमिकली मिलाएंगे हम सब्सटेंसेस को, तब वो एक मॉलिक्यूल बनाएगा आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल, द मॉलिक्यूल कैन आल्सो बी अ कंपाउंड, ये कंपाउंड भी हो सकता है, यानी उसकी फिक्स्ड रेशो भी हो सकती है, लेकिन वो केमिकली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है।
ये एक दूसरे के साथ केमिकली मिलेंगे तो ये आपके पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O, ये वाटर होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, एक हमारे पास आते हैं नॉक्स, कॉक्स और सॉक्स। ये आपके पास जो तीन है ना, इसके साथ NO2 भी लग सकता है, NO3 भी लग सकता है, इसके साथ CO और CO2, इसके साथ SO2, SO3। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एसिडिक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली एसिड रेन के अंदर इनका ज्यादा रोल होता है। तो वो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये सारे मोलिक्यूल्स हैं, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, नॉक्स, कॉक्स, सॉक्स, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो है वो मोलिक्यूल्स हैं। और मोलिक्यूल्स किस तरह से बने हैं, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को या एटम्स को जोड़ के, जो केमिकली जुड़े हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन एटम। कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से बना हुआ है, उन्होंने बस ये बताया। अच्छा जी, तो ये सिंपल है, मॉलिक्यूल का कंसेप्ट इतना कोई खास नहीं है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे आपको वाटर नजर आ रहा है कि वाटर उन्होंने कहा कैसे बनता है, एक दो जो है वो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक जो आपको ऑरेंज या येलोइश कलर में नजर आ रहा है, और ये दोनों आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये सेंटर में क्या है, ऑक्सीजन। सिर्फ इन्होंने एक डायग्राम, एक सिस्टमेटिक डायग्राम जो है वो बनाई है, और इन्होंने कहा है कि ये ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल को आप जब जमा करते हैं ना, यू कांट टेल कि एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की। केमिकल फॉर्मूला, हर हर एक एलिमेंट का, हर एक कंपाउंड का एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है, NaCl पढ़ा है, कोस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, सारे हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। लेकिन केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने का एक तरीका होता है, आगे जाके हम इक्वेशंस जब सॉल्व करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, हम उसको लिखते क्यों हैं और कैसे लिखते हैं। Compounds are represented by chemical formulas as we have discussed. As elements are represented by symbols. हम सिंबल से शो करते हैं एलिमेंट्स को, तो कंपाउंड्स को केमिकल फॉर्मूला से शो करना पड़ता है। तो कुछ वेरियस स्टेप्स हैं जिनको हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला।